हेलो स्टूडेंट्स, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो पूरे एंड तक देखें। दोस्तों, आई एम आदित्य गौरव। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्यांग के बारे में। ज्यांग है क्या? इसके पिछले वाले वीडियोज पार्ट 5 में हमने पुमंग यानी कि परागकण परिपक्व कैसे होती है ये पढ़ा था दोस्तों। इसके साथ साथ पुमंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी थी। यानी कि पुमंग की बात करें तो पुमंग की संरचना में सबसे पहले हमने पढ़ा था पुंकेसर के बारे में। यानी कि पुंकेसरों से मिलकर पुमंग बनती है। एक या बहुत सारे पुंकेसर मिलकर पुमंग का निर्माण करते हैं। एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पूतंतु और परागकोश। पूतंतु हमने पढ़ा दोस्तों। परागकोश में हमने लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुजनन, परागकण, परागकण की संरचना, परागकण परिपक्व कैसे होती है, ये सभी पढ़ा था दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ज्यांग के बारे में। अगर आप पिछले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलते हैं दोस्तों, ज्यांग के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्यांग, इसे इंग्लिश में पिस्टिल भी कहा जाता है। ज्यांग को पिस्टिल भी कहा जाता है इंग्लिश में, याद रखिएगा। तो पढ़ते हैं। पुष्पासन पर सबसे ऊपर की पर्णसंधि पर पाए जाने वाले पुष्पी भाग को ज्यांग कहते हैं। पुष्पासन पर सबसे ऊपर की पर्णसंधि पर पाए जाने वाले पुष्पी भाग को ज्यांग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ज्यांग पुष्प का मादा भाग है। ज्यांग पुष्प का मादा भाग है, अर्थात यह पुष्प का स्त्री जनन अंग कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ज्यांग पुष्प का मादा भाग है, अर्थात यह पुष्प का स्त्री जनन अंग कहलाती है। यह एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बनती है। याद रखिएगा, यह एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बनती है। दोस्तों, ज्यांग का आकार एक सुराही के जैसा होता है। आपने सुराही देखा होगा, उसके जैसा इसका आकार होता है ज्यांग का दोस्तों, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। स्त्री केसर को अंडप भी कहा जाता है, याद रखिएगा। स्त्री केसर का दूसरा नाम क्या है? अंडप है। स्त्री केसर को अंडप भी कहा जाता है। ज्यांग स्त्री केसरों से मिलकर बनती है दोस्तों। स्त्री केसर को अंडप भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ज्यांग में एक स्त्री केसर उपस्थित होता है तो उसे एकांडपी कहते हैं। जब ज्यांग में एक स्त्री केसर उपस्थित होती है, ज्यांग में जब एक स्त्री केसर उपस्थित होती है तो उसे एकांडपी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आगे, ज्यांग में बहुत सारे जब स्त्री केसर होते हैं, ज्यांग में बहुत सारे स्त्री केसर मौजूद होते हैं तो उसे बहुअंडपी कहते हैं। जहां पर स्त्री केसर एक से अधिक होते हैं, जहां पर स्त्री केसर एक से अधिक होते हैं, वहां पर स्त्री केसर अगर आपस में संगलित हो जाते हैं तो उसे युक्तांडपी कहलाते हैं, यानी कि उसे युक्तांडपी कहते हैं। जहां पर स्त्री केसर एक से अधिक होते हैं, वहां पर अगर स्त्री केसर आपस में जुड़ जाते हैं तो युक्तांडपी कहते हैं उसे। अगर नहीं आपस में संगलित होते हैं तो उसे व्युक्तांडपी कहा जाता है। अगर स्त्री केसर आपस में नहीं जुड़ते हैं तो उसे वियुक्तांडपी कहा जाता है। तो दोस्तों, फिगर सहित समझते हैं युक्तांडपी और वियुक्तांडपी क्या है। फिगर से समझते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। तो हमने अभी तुरंत बताया दोस्तों कि जहां पर स्त्री केसर एक से अधिक होते हैं, वहां पर स्त्री केसर अगर जुड़ जाएं, आपस में जुड़ जाएं तो उसे युक्तांडपी कहते हैं। इस तरह दोस्तों देखिए, इस तरह यह एक युक्तांडपी स्त्री केसर है। युक्तांडपी स्त्री केसर, इसमें सभी जो बहुत सारे स्त्री केसर हैं आपस में जुड़ गए हैं दोस्तों, आपस में संगलित हो गए हैं। फिर दूसरा था कि अगर आपस में स्त्री केसर संगलित ना हो, आपस में ना जुड़े तो उसे व्युक्तांडपी कहा जाता है। इस तरह दोस्तों, ये आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, ये देखिए नहीं जुड़े हुए हैं और ये जुड़े हुए हैं, इसे युक्तांडपी और इसे वियुक्तांडपी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी क्या है। अगर आपस में स्त्री केसर जुड़ जाए तो युक्तांडपी, अगर नहीं जुड़े तो वियुक्तांडपी।
बात करते हैं दोस्तों प्रत्येक स्त्री केसर यानी कि एक स्त्री केसर के बारे में। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, यानी कि जब आप ज्यांग में एक स्त्री केसर को देखिएगा तो उसमें कितने भाग होते हैं पढ़ते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहा जाता है। दूसरा वर्तिका, इंग्लिश में इसे स्टाइल कहा जाता है। तीसरा अंडाशय, इसे इंग्लिश में ओवरी कहा जाता है। तो प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, वर्तिकाग्र है क्या। हमने अभी बताया कि प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो वर्तिकाग्र है क्या, पढ़ते हैं। स्त्री केसर के शीर्ष हिस्से में फूली हुई छोटी चिपटी एवं चिपचिपी रचना होती है, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। स्त्री केसर के शीर्ष हिस्से में यानी कि ऊपरी हिस्सा में फूली हुई छोटी चिपटी एवं चिपचिपी रचना होती है, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। पुंकेसर के परागकोश से, हमने पुंकेसर पढ़ चुके हैं दोस्तों, उसमें परागकोश भी पढ़ा और परागकण भी पढ़ा था, और परागकण परिपक्व कैसे होता है ये भी पढ़ा था दोस्तों पिछले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जरूर देखिए। प्ले लिस्ट का लिंक दिए हैं दोस्तों, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो सभी पार्ट आ जाएंगे। डुलेशन का जितने भी पार्ट बनाए गए हैं सभी मिलेंगे। आप जो नहीं देखें आप जरूर देख लीजिएगा। तो पुंकेसर के परागकोश से जब परागकण निकलते हैं, परागकोश से जब परागकोश फटकर परागकण जब बाहर निकलते हैं तो वर्तिकाग्र पर ही गिरते हैं, याद रखिएगा। यानी कि परागकण निकलते हैं तो किस पर, वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। अर्थात वर्तिकाग्र ही परागकण को ग्रहण करती है। समझ रहे हैं दोस्तों, वर्तिकाग्र ही परागकण को ग्रहण करती है। परागकण वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। जब वर्तिकाग्र पर परागकण गिरते हैं तो परागकण वर्तिकाग्र में चिपक जाते हैं। दोस्तों वर्तिकाग्र कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं वर्तिका के बारे में। वर्तिका क्या है। वर्तिका पढ़ते हैं। स्त्री केसर का मध्य भाग वर्तिका कहलाती है। स्त्री केसर का मध्य भाग यानी कि बीच वाला जो भाग होता है, स्त्री केसर का बीच वाला भाग वर्तिका कहलाता है। वर्तिका एक नली है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, वर्तिका एक नली है जो वर्तिकाग्र को, हमने वर्तिकाग्र भी तुरंत पढ़ा था, वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। वर्तिका एक नली है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। यह पराग नलिका को मार्ग प्रदान करती है। दोस्तों हमने जब परागकण परिपक्व कैसे होता है उसमें पढ़ा था कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो एक नली निकलती है, जनन छिद्र से एक नलिका निकलती है जिसे हम पराग नलिका या पराग नली कहते हैं। तो यह पराग नली को मार्ग प्रदान करती है। वर्तिका पराग नली को मार्ग प्रदान करती है तथा वर्तिकाग्र को प्रत्यर्पित ऊंचाई तक ऊपर उठाए रखती है, जिससे वह परागकणों को आसानी से ग्रहण कर सके, है ना दोस्तों। यह क्या करती है कि वर्तिकाग्र को ऊपर उठाए हुए रखती है, जिससे वह परागकण को आसानी से ग्रहण कर सके, यानी कि वर्तिकाग्र पर परागकण अच्छी तरह से गिरे। समझ में आया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वर्तिका भी आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अंडाशय की ओर, पढ़ते हैं दोस्तों अंडाशय क्या है। तो अंडाशय क्या है पढ़ते हैं। स्त्रीकेसर के आधार पर उभरा यानी कि फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। स्त्रीकेसर के जो सबसे निचले वाले भाग होते हैं, फूला हुआ जो भाग होते हैं उसी को अंडाशय कहते हैं। यह पुष्पासन से जुड़ा रहता है। अंडाशय पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। गर्भाशयी गुहा को कोष्ठक भी कहा जाता है। तो अंडाशय के अंदर एक कोष्ठक होता है। ठीक है दोस्तों, गर्भाशयी गुहा के अंदर यानी कि कोष्ठक के अंदर की ओर अपरा या नाड़ स्थित होते हैं।
अपरा या नाड़ स्थित होते हैं। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। अपरा से जो उत्पन्न होती है दीर्घ बीजाणुधानी उसे सामान्यतः बीजांड कहा जाता है, यानी कि दीर्घ बीजाणुधानी को ही बीजांड कहा जाता है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या यानी कि दीर्घ बीजाणुधानी की संख्या एक से लेकर अनेक तक हो सकती है, यानी कि एक से लेकर बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों बीजांडों की संख्या। अंडाशय में बीजांडों की संख्या बहुत सारी हो सकती है, एक भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, समझते हैं फिगर सहित अच्छी तरह से पढ़ते हैं दोस्तों और अच्छी तरह से समझते हैं। तो हमने अभी कहा था कि प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं दोस्तों। ये है स्त्री केसर, देख रहे हैं ये वाला, इसको हम बड़ा करके देखें तो इस तरह दिखाई देता है। ये है स्त्री केसर, इसमें 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, देख रहे हैं ये वाला वर्तिकाग्र, यहाँ पर यह देखिए दोस्तों ऊपर में, सबसे ऊपर में जो है वर्तिकाग्र। तो समझ में आए दोस्तों, प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा जो ये नली देख रहे हैं ये नली है क्या, वर्तिका। ये नली क्या है, इसी में दोस्तों ये देखिए ये नलिका निकलती है, यानी कि ये नलिका प्रदान करती है, पराग नली प्रदान करती है। हमने परागकण परिपक्व कैसे होता है उसमें पढ़ा था कि जब परागकण इस पर गिरते हैं तो जनन छिद्र के द्वारा पराग नली में नर युग्मक और कायी कोशिका चलते हैं, है ना दोस्तों, और बीजांड तक पहुंचते हैं, अंडाशय तक पहुंचते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था दोस्तों पिछले वाले वीडियोज में, पार्ट 5 में। तो दोस्तों अच्छी तरह से समझिए, हमने अभी कहा कि स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, ये जो नली है वो वर्तिका, और ये हो गया अंडाशय। समझ में आई दोस्तों। वर्तिकाग्र परागकण को ग्रहण करती है और वर्तिका जो होती है वो जाने के लिए मार्ग बनाती है। ठीक है दोस्तों, और अंडाशय में जाकर परागकण निषेचित होते हैं, निषेचित करते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों अच्छी तरह से समझ में आई होगी, यानी कि प्रत्येक स्त्री केसर में जो 3 भाग होते हैं वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियोज में हम अंडाशय में जो बीजांड मौजूद होते हैं, यानी कि दीर्घ बीजाणुधानी जो मौजूद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, ऑल कर लीजिए बेल आइकन को। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज में।